एक मंच पर साथ आए मुलायम मायावती के साथ आने पर मुलायम सिंह ने जताया आभार। मायावती ने भी मुलायम की तारीफ। गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा के दौरान हार्दिक पटेल को जड़ा थप्पड़। हार्दिक के समर्थकों ने आरोपी को जमकर पीटा। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शिवसेना में शामिल हुई प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस पर लगाया था गुंडों को तरजीह देने का आरोप। और शहीद पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान। कहा हेमंत करकरे को मिली उनके कर्मों की सजा। मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए थे हेमंत। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और 5 खबरों का यह बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। और आज बाकी 4 खबरों के अलावा पहले आपको वो खबर दिखाते हैं जो कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर कही जा सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और शिवसेना में शामिल हो गई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सीधे लिए चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आपको, और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। But I come forward with that belief that not just with my aspirations or what I espouse, I need to take it to the next level. आपने को लेकर आपने बात की थी, टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से आपने मैंने मथुरा से टिकट भी नहीं मांगी थी। सबसे पहले पार्टी के बड़े नेताओं से जो आरोप कर रहे हैं, One second, let me just हिंदी में ये बताइए क्या टिकट की वजह से अपनी पार्टी को भी जो बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना? नहीं, मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी। मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहां से आते हैं। मथुरा में उनका घर भी है। मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा। मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा, पर मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी। आपने बड़े नेताओं से बातचीत की थी इस पूरे मामले में। आपने कांग्रेस के जो सीरियस नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी कि उनको फिर से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। मैं यहाँ पर बस ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमांड को बता दिया था। दे वर अवेयर ऑफ। और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, जुड़ी थी आप, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी में आप शामिल हुए, शिवसेना, ये क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप सवाल ये पूछते हैं। हाँ जी, कि शिवसेना के बारे में आपका जो मनोपरिवर्तन हुआ है, वैसा ही मनोपरिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना, मैं मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है, और मैं मानती हूं हर मुंबई के दिल में और हर महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में राज करता है वो, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। तो मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी। और मैं आपने जो मुद्दे कहे कि जिन मुद्दों भाजपा को क्यों नहीं चुना आपने, और राष्ट्रीय पार्टी है केंद्र में उनकी सत्ता, क्योंकि मैंने कहा मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन इतना मुझे हास्यास्पद लग रहा।
जी, हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर अभी हाल ही में एक महासचिव बनी है प्रियंका गांधी। घर की थी लेकिन एक प्रियंका उनको छोड़ के चली गई हैं। कल तक वो कांग्रेस की जबान थी, आज वो शिवसेना की बात कर रही है और शिवसेना में शामिल हो गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उन्होंने कही है कि मैं तो बचपन से ही शिवसेना में को अच्छा मानती थी और उससे मेरा जुड़ाव था, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता थी। कांग्रेस की प्रवक्ता का यह बयान कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये तो कांग्रेस देखेगी। लेकिन अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, बचपन से शिवसेना को लाइक करती थी, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, कैसे देखते हैं राजनीति का क्या है ये? बिल्कुल, देखिए राजनीति बोली है ये, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर बात करें तो ये एक उनकी मन की बात भी कही जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बचपन से शिवसेना को पसंद करती थी। अशोक पांडे आजकल मन की बात भी चर्चा में है। बिल्कुल, देखिए मन की बात चर्चा में खाली जी आप जानते भी हैं। और सबसे प्रमुख बात ये होगी इसमें सामने आएगी कि शिवसेना के पास में कोई हिंदी भाषी खासतौर पे प्रवक्ता नहीं था जो कि आजकल खासतौर पे महिलाओं को जो है वो संबोधित कर सके। अब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी सामने एक प्रियंका चतुर्वेदी के तौर पर सामने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मराठी भाषा की वजह से बहुत बड़ा एक तबका था जिससे कि हिंदी भाषियों से शिवसेना नहीं जुड़ पाती थी। एक बहुत बड़ी एक कामयाबी, एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन माना जा सकता है कि अब जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी से जुड़ गई हैं, कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए अब उत्तर भारतीयों को जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अशोक पांडे, अगर बात करें नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन मराठा जो एक वहां का मराठियन है उसके लिए भी एक बड़ा एक तरह से बदलाव देखा जा सकता है। उर्मिला मातोंडकर के लिए या और दूसरे कांग्रेसियों के लिए कितनी दिक्कत पैदा होगी इस पूरे सिनेरियो के बाद? क्या लगता है कुछ बदलाव वहां पर भी देखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। देखिए जिस तरह कल तक जो प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस से गुणगान करती थी, अब वो अचानक से शिवसेना की तरफ से बोलना शुरू करेंगी तो उनके पास बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो निकल के सामने आएंगी, जो कि कहीं ना कहीं पर कांग्रेस से विपरीत होंगी, कांग्रेस के विरोध में होंगी। अब देखना ये जिस तरह से जिस वजह से जिस कड़वाहट की वजह से ये छोड़ करके यहाँ पे आई है, तो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और जो खास अवसर से आपने बात की उर्मिला मातोंडकर की, अब जिस तरह से एक के बाद एक इसमें देखने को मिला कि मराठी बाला के तौर पर, मराठी महिला के तौर पर जिस तरह से कांग्रेस को ज्वाइन किया उर्मिला मातोंडकर ने, और एक उत्तर भारतीय एक हिंदी भाषी होने के तौर पर अब प्रियंका चतुर्वेदी ने ज्वाइन किया है शिवसेना को, तो कहीं ना कहीं पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक मराठी बाला कांग्रेस को ज्वाइन करती है और उत्तर भारतीय एक जो महिला है वो शिवसेना को ज्वाइन करती है, कहीं ना कहीं पर ये तय हो चुका है कि अभी ये आने वाले दिनों में जो राजनीति है खासतौर से महाराष्ट्र की, वो एक नई करवट बदलेगी और बहुत सी बातें अब खुल करके सामने आएंगी जो कि इसके पहले खासतौर से कांग्रेस में रहते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं की हो। तो हम आपसे बात कर रहे थे जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी कल तक कांग्रेस की जबान थी, प्रवक्ता थी, और आज वो सवाल उठा रही हैं। और अगर देखें इसको कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर कहा जा सकता है और शिवसेना की झोली में एक बड़ा तोहफे के तौर पर इस पूरे। हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ गए हैं। प्रणय शर्मा से हम पूछते हैं, प्रणय, कांग्रेस के खेमे में सदमा या मातम या कहीं ना कहीं कोई राहत, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस वाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना ही किसी सदमे में है, ना ही किसी कोई मातम वहां पर है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी कोई मास लीडर नहीं थी। निश्चित तौर पर वो पार्टी की एक अच्छी प्रवक्ता थी, अच्छी वक्ता थी, लेकिन क्योंकि जब पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनकी नहीं बन पा रही है तो वो अपना कहीं और रास्ता जरूर तलाशेंगी, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वो लंबे समय से रही हैं, पार्टी की बात को वो सामने रखती हुई आई हैं
लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी पार्टी के अंदर वो पैठ कह लीजिए, वो बात कह लीजिए, वो नहीं हो पा रही थी। और इसमें मथुरा का जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है जिसमें उनके साथ बदसलूकी की गई थी, पहले उन कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया जाता है, दोबारा से कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद से ये साफ हो गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी की पार्टी में नहीं बन पा रही है। ऐसे में उनका पार्टी को अलविदा कहना बहुत बेहद स्वाभाविक था और ऐसा उन्होंने किया भी। अब जिस वो तरीके शिवसेना का में शामिल भी हो गए। कांग्रेस जिस तरह से पलायन का सिलसिला जारी है, अगर बात करें टॉम वड़क्कन, उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे घुटन हो रही है। अल्पेश ठाकुर, उसके अलावा कई विधायक भी वहां से गुजरात में भी टूट के गए थे। उसके बाद अगर ये जो घटना है इसको अगर इस तरह से देखें, खालिद हसन हमारे साथ बैठे थे, उनका सवाल था कि क्या सिर्फ बदसलूकी वजह थी या कुछ और भी महत्वाकांक्षा थी, टिकट विकेट तो नहीं मांग रही थी वो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रियंका चतुर्वेदी टिकट की भी आशा रखती थी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। लोकसभा में उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर कई जो जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि वो एक बहाना ढूंढ रही थी पार्टी को अलविदा कहने का, और वैसे ही उन्होंने किया भी। देखिए, चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता आते हैं और जाते हैं। कांग्रेस 2014 में हमने देखा था कि कांग्रेस को बहुत नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था। बीजेपी में इस बारी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के भी कई सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो ये खेल तो बहुत पुराना है और लगातार चलता रहता है, लेकिन ये कितना ज्यादा लाभदायक राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति के दृष्टि से कितना ज्यादा लाभ एक उम्मीदवार को हो पाता है या एक नेता को हो पाता है, ये कहना लेकिन प्रणय, जिस तरह से राजनीति के अंदर पिछले दिनों कुछ नेताओं के बारे में ये चर्चा थी कि वो मौसम वैज्ञानिक है, उनको मौसम का आभास हो जाता है कि जो राहत, बरसात और जो खुशियां या कामयाबी है वो किस तरफ बरसने वाली है, वो पहले ही उधर जुगाड़ कर लेते थे। तो क्या इनको भी इसी तरह माना जाए? प्रियंका चतुर्वेदी को लग रहा था कि कहीं कांग्रेस पिछड़ तो नहीं रही है? देखिए आजाद जी, ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो कई फेज के चुनाव बचे हैं। उसमें पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है, कैसा मतदान प्रतिशत रहता है, और जब नतीजे आएंगे उसमें पार्टी का क्या जो स्टैंड है वो रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप पार्टी में असहज हैं तो चाहे पार्टी अपने अर्श पर हो या पार्टी अपने शीर्ष पर हो, जब आपकी कोई जगह नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है। शकील अहमद का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ। वो देश के गृह राज्य मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन इस बार बिहार से क्योंकि पार्टी महागठबंधन में थी, वीआईपी राजनीतिक दल जो है उन्हें वहां के उम्मीदवार को सीट दे दी गई, उनकी नहीं चली। ऐसे में उन्होंने पार्टी से अलविदा कहना बेहतर समझा। कुल मिलाकर राजनीति में अदला बदली होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा, आप नजर बनाए रखें। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सुषमा स्वराज के उस बयान की, जिसके बाद एक बार फिर पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक ये तमाम चर्चाओं में आ गई। दोबारा से उसका जिक्र होने लगा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, फिर उसके क्या राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं और किस तरह से चीजें हो रही हैं, वो देखते हैं। पहले देखते हैं सुषमा स्वराज ने पुलवामा अटैक के बाद की गई सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बारे में क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री हैं, जब उरी का हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, जब पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। पर उसके साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया। कैसे? हर जगह हम लोगों ने जब ये बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई थी, हमने उन्हें बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक बहुत जिम्मेदाराना थी। हमने कहा कि हमने सेना को खुला हाथ दिया था, लेकिन 2 निर्देश भी दिए थे। पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोंच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने ली है,
सीधे जाओ, उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं हुआ। जी हां, पाकिस्तानी सेना को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इस बयान को लेकर कुछ शायद चर्चा विपक्ष करना चाहता है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक या जो राजनीतिक जो समझबूझ है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की या उसको अलग थलग करने की कोशिश है, उसके तौर पर अगर इस बयान को देखेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सिर्फ आतंकियों को टारगेट करने की बात कही थी और निर्देश ये था कि नागरिक भी नहीं मरने चाहिए और सेना को भी खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। इस बयान को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे अपने साथ किसी को जोड़कर संवाददाता को, लेकिन यह बयान आपने सुन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, चूंकि इस मामले पे संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा किसी से। अब बात करते हैं राजनीति के अंदर गाली गलौज, बदतमीजी और जुबान दराजी के साथ साथ अब हाथापाई तक की नौबत आ गई है। हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बड़े नेता बताए जा रहे हैं, नए युवा चेहरों के दौरान पटेल नेता हैं, गुजरात के अंदर उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन अभी उनके साथ जो हुआ है, जरा आप विजुअल देखें और फिर आप देखें कि राजनीति का स्तर कहां तक चला गया है। बस जुबानी एक दूसरे को कुछ से कुछ कहना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जबान का इस्तेमाल करना, लेकिन अब मामला हाथापाई तक पहुंच चुका है। मंच के ऊपर यह देखें आप, जिस तरीके से हार्दिक पटेल को आकर एक शख्स ने थप्पड़ मारा, यह थप्पड़ जो है बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ महिपाल सिंह जुड़ गए हैं। महिपाल सिंह, क्या है ये पूरा मामला? अगर देखा जाए तो जनता इसको किस तरह से समझे, राजनीति का स्तर या कोई नाराजगी? क्योंकि कल भी जूता चला है बीजेपी के कार्यालय में और गाली गलौज तो आम हो गई है। ये सबसे बड़ी नाराजगी मानी जा सकती है खालिद, क्योंकि देखा जाए तो हार्दिक जबकि राजनीति में नहीं आना चाहता, उन्होंने समाज के साथ एक कमिटमेंट किया था कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं छोड़ूंगा, राजनीति में मैं नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के नारों को लेकर आगे चलूंगा और समाज की ही भलाई करूंगा। लेकिन उन्होंने समाज की ये बात जो कही थी, उस बात को न रह के उन्होंने सीधे कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ज्वाइन करके तो इस तरह से प्रचार प्रसार में जुड़ गए। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार करना और कांग्रेस के लिए करना तो ये बड़ी बात है। इसी बात को लेकर पूरा समाज नाराज बहुत सारा दिख रहा है, जिसकी वजह से उसमें से ही नाराज होके एक व्यक्ति ने मंच पे आके उनको थप्पड़ जड़ दिया। यानी जिस तरह से दिल्ली से राजनीति शुरू हुई थी कि हम बदलाव लाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, और उसके बाद वादे किए गए थे, आप समझ ही रहे होंगे, इसी तरीके से इन्होंने भी वादा किया था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन राजनीति करते नजर आए तो लोगों ने नाराजगी का इजहार किया और थप्पड़ जड़ दिया। जी बिल्कुल, ये खाली थी, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है और थप्पड़ मारा है। शायद ये तो अभी शुरुआत भी हो सकती है, काफी सारा समाज इनसे नाराज है हार्दिक पटेल से, और कहीं न कहीं अभी इतनी ऐसी सभाएं दूसरी भी होनी है, तो क्या आगे चल के क्या होगा वो तो पता नहीं। लेकिन उनके साथ में थोड़े बहुत समर्थक अभी जरूर जुड़े हैं, जिसकी वजह से हार्दिक को नाराजगी इतनी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा इस थप्पड़ से कि आगे चल के क्या होगा वो हार्दिक अभी से सोच ले, क्योंकि समाज की जो मांग थी, समाज के साथ में रहे थे और समाज की भलाई की बात थी, तो वो छोड़ के वो सीधे अभी राजनीति कर रहा है, तो उसकी वजह से समाज नाराज जरूर है। यानी आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रवक्ता हैला के बैठेगा, और अगर सभा होगी तो वहां पर जूते चेक किए जाएंगे या फिर चारों तरफ आदमी खड़े होंगे और ताकि कोई थप्पड़ न मार जाए। ऐसे हालात तो नहीं बन जाएंगे? जी बिल्कुल खालिद जी, ऐसी बातों को नकारा नहीं जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की, बल्कि कहा जाए उसके बाद की। लगभग 24 साल के बाद दोनों लोग, मायावती और मुलायम सिंह, एक मंच पे नजर आए हैं। बड़ी घटना जो है वो ये है, हालांकि इस मंच पर एक साथ आने के बाद मायावती ने जब संबोधन किया जनता को, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हम उस सब कड़वी यादों को भुलाकर देश हित में एक साथ खड़े हुए हैं। और उधर मुलायम सिंह यादव ने भी मायावती का धन्यवाद भी किया, आभार भी व्यक्त किया और कहा कि ये इन्होंने बदलाव की बात की। लेकिन मायावती ने बाकायदा कहा, सर्टिफिकेट दिया कि पिछड़ों के असल नेता तो मुलायम सिंह ही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है उस पर भी बात करते हैं, फिर ताबिश कमाल से सुनते हैं कि इस पूरे मामले को गठबंधन के तौर पर किस तरह से देखा जाएगा यूपी के अंदर। वे फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में
वहां सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। गरीबी अमीर के बीच में आपने बताया था कि आज देश के अंदर गरीबी अमीरी दोनों हैं। अमीर लोग आज शोषण कर रहे हैं और गरीब लोग आज दुखी हैं। किसी तरह से पुरुषों महिलाओं के बीच भी शोषण है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, यानी बहुत से लोग गरीब थे तो वो बहुत अमीर हो गए, ये भी खाई बनती जा रही है। वो किसका जिक्र कर रहे हैं ये तो सवाल पैदा नहीं हो रहा, सवाल हो भी रहा है क्योंकि साइकिल से और यहां तक पहुंचने वाले अगर कोई मास्टर जी इतने बड़े हो जाएंगे तो शायद मुलायम सिंह किसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ताबिश कमाल से पूछते हैं, ताबिश, गठबंधन के लिए आज का दिन बड़ा माना जा रहा है। बिल्कुल आजाद साहब, बहुत बड़ा दिन है। 24 साल के बाद माया और मुलायम एक मंच पर एक साथ नजर आए। हालांकि मायावती ने इस बात को कहा कि जो पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि एक बार आप चुनावी रैली करना चाहें तो मैं उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जिस वक्त अखिलेश यादव के साथ मैंने गठबंधन किया था तब भी मैंने कहा था गेस्ट हाउस कांड एक घटना थी और उसको हम भूल चुके हैं और वो एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ राजनीतिक लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आज सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही आजाद साहब कि कहीं भी लोक दल का कोई भी बड़ा नेता वहां नजर नहीं आया, ना तो चौधरी अजीत सिंह नजर आए, ना उनके बेटे नजर आए और ना उनकी पुत्र वधु जो चारू चौधरी है जो स्टार प्रचारक है, ना ही वो नजर आई है। तो ये एक रैली जरूर है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। मुलायम सिंह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो अपनी बात करने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं मंच से वो कुछ संदेश देना चाहते थे। लेकिन ताबिश, एक चीज आपने नोट की होगी कि जिस तरीके से आज मुलायम सिंह बोल रहे थे, उम्र का तकाजा है, वो बोलने में थोड़ा सा असमर्थ थे, लेकिन पार्लियामेंट में बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे थे। मोदी की जब वो तारीफ कर रहे थे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था। शायद यहाँ पे या तो शोर था या क्या था, क्या कहना चाह रहे थे ये कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल, देखिए बहुत नजदीक से अगर उसको देखा जाए और सुना जाए, क्योंकि सारा मीडिया बहुत नजदीक था, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बहुत नजदीक से समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने सबसे पहले मायावती का अभिनंदन किया, हार्दिक स्वागत किया और कहा कि जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तक मायावती जी हमारे साथ रही है। सबसे पहली लाइन उन्होंने, इसके बाद उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया, मैनपुरी की जनता का हार्दिक अभिनंदन किया। हो सकता है कि कोई माइक की परेशानी हो, बार बार माइक ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लगातार विजुअल्स में टीवी पर लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से माइक को बार बार ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि क्योंकि मुलायम सिंह कमजोर बहुत और पिछले 2 दिन से काफी बीमार भी चल रहे थे। पार्टी के जब वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि मुलायम सिंह आखिर क्या कहना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा काफी बीमार चल रहे हैं पिछले 2 दिन से। हालांकि जो बात वो रखना चाह रहे थे उन्होंने रखने की कोशिश की और ज्यादा देर तक वो खड़े नहीं हुए। आपने देखा होगा कि 5 लोग उनको उम्र का तकाजा रहा, कमजोरी अलग जाहिर हो रही थी। लेकिन अगर आज के दिन को देखा जाए तो गठबंधन के लिए खास तौर से एक बड़े दिन के तौर पर देखा जा रहा है। कड़वी यादों को बुलाकर फिर एक मंच पे आना, अगर देखा जाए राजनीति के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, शायद ये देखने को मिला होगा। ताबिश, बिल्कुल, देखिए राजनीति में आजाद साहब कभी कुछ स्थिर नहीं होता और यहाँ पर भी यही चीज दिखाई दी है कि स्थिरता दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है, गठबंधन की तमाम जो लॉबी है वो कांग्रेस को टारगेट कर रही है, सपा बसपा के तमाम बड़े नेता लोकदल के, और यही नेता कल तक, आज उत्तर प्रदेश में अगर हम जाते हैं लोगों से हम पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया, वो बोलते हैं महागठबंधन को। जब मैं दूसरा सवाल उनसे करता हूं कि आप प्रधानमंत्री किसको बने देखना चाहते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी को, यानी कि गठबंधन को वोट देकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये कौन सा आंकड़ा उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल, यानी आंकड़े जो है जनता के भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ताबिश, आज ये जरूर देखने को मिला होगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन अगर फिर कभी हम मिल जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पूर्व इलेक्शन कमीशन जो थे उन्होंने कहा
कमिश्नर थे एसवाई कुरैशी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को अपनी साख बचाने का मौका था, साख बचानी थी, उसको कार्रवाई करनी थी। पीएम मोदी के हवाले से उन्होंने ये जिक्र किया, एक ट्वीट किया है और इस पर बाकायदा उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार बकौल उनका कहना यह है कि पीएम मोदी लगातार चुनाव आयोग के निर्देशों का और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है। तब तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या है पूरा मामला ये? हाँ, देखिए, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं कुरैशी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के जो हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी को जो है आयोग द्वारा निलंबित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बाकायदा उन्होंने ट्विटर पे जो है इसको लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर एक चीज व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों के पास अपनी छवि सुधारने का एक मौका था, जिससे वह चूक गए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा उन्होंने ये प्रतिक्रिया की। साथ में उन्होंने लिखा कि आयोग ने छवि सुधारने का मौका खो दिया है, क्योंकि उड़ीसा में जिस तरीके से जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करी थी, तो उसके बाद जो है चुनाव आयोग द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस पर जो है तंज कसते हुए एसवाई कुरैशी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर जो है एक बड़ा, जिसे कहे, हमला बोला है कि आपको अपनी छवि सुधारने का एक मौका दिया गया था। साथ ही उन्होंने जो वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, उनके भी हेलीकॉप्टर की जांच हो रही थी। उन्होंने मिस्टर पटनायक को बोला कि उन्हें सलाम है, यानी कहीं ना कहीं उनका एक बार फिर से इशारा जो है चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें, जिस तरह से कुछ पूर्व अधिकारी थे, लगभग 60, 62, 65, 66 जो थे, उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट की थी कि चुनाव आयोग जो है दबाव में काम कर रहा है सरकार के, खासतौर से आरोप लगातार राष्ट्रपति महोदय को भी एक चिट्ठी भेजी गई थी। अब ये मामला हो गया, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं वो चुनाव आयोग के अगेंस्ट जा रही हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग पर लगातार जो है, जिस तरह से आपने जिक्र किया, 66 के आसपास जो पूर्व अधिकारी थे, जिसमें दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल नजीब जंग और तमाम बड़े जो अधिकारी थे, उन्होंने एक बकायदा चिट्ठी लिखी थी कि चुनाव आयोग जो है दबाव में काम कर रहा है। इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को, समय का अभाव है खासतौर से, और आप नजर बनाए रखें उसके आगे की भी डेवलपमेंट पर, खासतौर से जो आईएएस को निलंबित किया गया है कल, उसमें भी कई नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर गलती हुई, आप उस पर भी नजर रखें। और 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।